कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू संगवारी हो। जय जोहार, राम राम। धान के कटोरा अन धन के भंडार छत्तीसगढ़ माँ 12 महीना तिहार। लगती आषाढ़ रथ दुतिया माता पहुँचानी, सावन हरेली इतवार सावनाही। भादो भोजली तीजा पोरा बासी फरहार। छत्तीसगढ़ माँ 12 महीना तिहार। संगवारी हो, लगती अषाढ़ ले हमर 30 तिहार शुरू हो जाथे और वही प्रकार के हमर खेती किसानी के बूता तक को शुरू हो जाथे। अभी गांव में जाबे तो कोनो थरहा लगावत है, तो कोनो खातू छीतत है, तो कोनो अउ कुछ करत है। माने पूरा मनखे खेती किसानी के बूता कोती लमा है, यानी धान के खेती कोती। और संगवारी हो, छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाथे और यहाँ धान बहुत ज़्यादा मात्रा में उपज होथे। परंपरागत रूप से हमन धान के खेती करथन संगवारी हो, लेकिन आधुनिक तरीका से, वैज्ञानिक तरीका से यदि धान के खेती करे जाए तो में और 4 चांद लग सकते हमार आमदनी में। तो संगवारी हो, आज हमन धान के उन्नत खेती के बारे में चर्चा करबो और चर्चा के पहली आप मन बर कुछ खास संदेश है, ओला पहली देखो। जो चिकनी तरोइया गिलकी है उसके लिए हम 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा लेते हैं। सिर्फ बीज को लेकर सीधा उसको बुवाई नहीं करना है, उसका हमें बीज उपचार करना भी ज़रूरी होता है ताकि उसमें जो फफूंदजनक जो रोग हैं वो ना लगे, वायरस से इन्फेक्शन ना हो। तो हम एक देसी उपयोग ये कर सकते हैं कि जो पानी, उबला हुआ पानी, उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसमें आधा घंटे तक उसको बीज को रख दिया जाए और जो ख़राब बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे, उनको बाहर रख सकते हैं और इससे जो उसमें कीड़े लगे होंगे या बीमारी होंगे उसको ख़त्म किया जा सकता है। साथ साथ में फफूंद से रोकने के लिए आप कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हो और थीरम का उपयोग कर सकते हो। इसका जो थायरम और कार्बेंडाजिम है उसको 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से उसका बीजोपचार किया जा सकता है। संगवारी हो, संदेश के बाद आवो चलन हमर कृषि दर्शन कार्यक्रम के चर्चा कोती। और आज हमन विषय राखे हैं कि धान के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए। हमर विशेषज्ञ है डॉक्टर दीपक चंद्राकर, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, हमर तीर आ चुके हैं संगवारी हो। और धान के जिसे खेती करना है, आप सबो जन धान के खेती करत हो, लेकिन जलवायु के हिसाब से जोन जमीन हमर है तो ओकर तैयारी हम कैसे करन और तैयारी के हिसाब से वो किस्म के भी चयन करन, जेकर से हमला जोन प्रकार के हमर जमीन है वही प्रकार के जमीन में वो किस्म ज़्यादा हमला फसल मिल सके संगवारी हो। तो आओ डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी का बतावत है जलवायु के हिसाब से जमीन के तैयारी, उन्नत किस्म और माटी के चयन के विषय में। आओ देखो। देखिए, धान की जो खेती है वो फार्मिंग सिचुएशन या बोलना चाहिए कि खेती की स्थिति के अनुसार उनके किस्मों का चयन करते हैं। जैसे कि ऊपरी भूमि है जिसे हम उच्चहन भूमि कहते हैं, वहाँ पे धान की कम से कम अवधि या शीघ्र पकने वाली धान की किस्मों का चयन किया जाता है। इसके पश्चात यदि मध्यम भूमि है जैसे, तो उसमें हम धान की जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं, मध्यम अवधि वाली, जैसे कि MTU 1010, महामाया, इन किस्मों का चयन हम कर सकते हैं, जो कि लगभग 125 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसके पश्चात ऐसी किस्मों का चयन जो कि पानी जहाँ पे मतलब ज़्यादा देर तक ठहरता है, जिसे हम लो लैंड कहते हैं, जैसे कि बाहरा ज़मीन है या नीचे की जो ज़मीन है जहाँ पे पानी, लो लैंड जिसको बोलते हैं, और जहाँ पे कन्हार मिट्टी है वहाँ पे ऐसी किस्मों का चयन करना है जो कि 135 दिन से ज़्यादा की हो, जैसे कि दुबराज है और जितने भी सुगंधित किस्में हैं, तुलसी माला है या हाइब्रिड भी कुछ किस्में हैं जो लंबी अवधि की है, 135 दिन से ऊपर की है, इन किस्मों का चयन कर सकते हैं।
तो मुख्यतः फार्मिंग सिचुएशन के आधार पर किस्मों का चयन किया जाता है। अब बात आते संगवारी हो कि रोपाई यानी बुआई के विधि और किस्म किस्म के बोता के विधि आगे हावे, तो बोता के विधि का है। वैज्ञानिक विधि से यदि हम धान के खेती करत हन तब थरहा लगाए के बाद थरहा के जो ओकर देख रेख करे पड़थे, ओकर बाद दूसर खेत में रोपाई करना है। कतार बोनी विधि हो गए है, श्री विधि आगे हावे और बहुत से संगवारी मन हा बोता विधि से भी खेती करते। लेकिन रोपाई और बोआई के विधि उन्नत तरीका से कैसे होना चाहिए, आओ दीपक चंद्राकर जी का कहा थे संगवारी हो, देखाओ ध्यान ले सुनो। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सी विधि का उपयोग धान की बुआई हेतु प्रयोग करें। तो ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे किसान भाई लोग बरसों से कई पीढ़ियों से खेती करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको वैज्ञानिक पद्धति बताना चाहेंगे कि ऐसी विधि का चयन करना है जो कि उस क्षेत्र के लिए, उस किस्म के लिए एवं कृषक भाई की आर्थिक स्थिति के आधार पे मतलब उनका चयन हो। जैसे कि कोई कृषक भाई के पास यदि बोर की सुविधा है या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो रोपा पद्धति का चयन करना चाहिए। वैसे धान की जो बुआई जो खेती है वो सूखी, जिसे हम खुर्रा बोनी है, उसके आधार पे भी की जाती है। मई के अंतिम सप्ताह में जब वर्षा ऋतु मतलब प्रारंभ होने को रहता है तो कृषक भाई लोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीजों की बुआई कतार में कर लेते हैं, या कुछ कृषक भाई छिटकवा पद्धति से भी बुआई करते हैं। और उसके बाद जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है और पानी गिरता है तो वो बीज मतलब अंकुरित होते हैं। उसके बाद 30 से 35 दिन के बाद किसान भाई लोग उसमें ब्यासी करते हैं एवं सघन चलाई करते हैं। इस तरह से एक विधि ये हो गई। दूसरी विधि लेही पद्धति कहते हैं। कई बार क्या होता है कि 15 जुलाई के आसपास बहुत अधिक मात्रा में मतलब पानी गिरने लगता है और किसान भाइयों को खेत की सूखी बुआई करने या मिट्टी के सूखने का इंतज़ार नहीं हो पाता और लगातार 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक पानी गिरते रहता है। तो किसान भाई लोग उसी दौरान जुते हुए खेत की मचाई करते हैं। उसके बाद में बीजों को अंकुरित करते हैं, एक दिन पानी में डुबा के रखते हैं ओवरनाइट, जिसको रात भर, और उसके बाद सवेरे उसको निकाल के पॉलीथीन में फैला के उसके ऊपर हल्का सा गर्म पानी डालते हैं, अंकुरित करते हैं। उसके बाद में तीसरे दिन उसकी खेतों में उसका छिड़काव करते हैं। तो एक तरीका ये हो गया जिसे लेही पद्धति या डेपॉग मेथड बोलते हैं। कृषक भाई लोग उसमें लेही पद्धति में थोड़ा सुधार करके उसको अंकुरित नहीं कराते हैं, सीधा उसको रात भर पानी में डुबाते हैं और सवेरे पानी को निथार लेते हैं। उसके बाद वो फूले हुए बीजों को खेतों में छिड़कते हैं। तो ये जिसको हम लेही या जरई या लाइचोपी के नाम से जाना जाता है। तीसरी पद्धति हमारे जो किसान भाई लोग अपनाते हैं वो है रोपा पद्धति है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो किसान लोग हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, इन लोग रोपा लगा रहे हैं विभिन्न प्रकार की धान की किस्मों का। इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। एक तो श्री मेथड है, दूसरा सामान्य विधि है। इसमें 22 से 25 दिन रोपाई के पूर्व बीजों को क्यारियों में लगाया जाता है, जिस तरह तैयार किया जाता है। और इसे तैयार करने के लिए जितने भाग में आपको रोपा लगाना है उसके 1/10 भाग में, मतलब 10वें भाग में आपको थरहा तैयार किया जाता है। जैसे कि मान लो आपको 1 एकड़ में रोपा लगाना है तो 10 एकड़ में रोपा लगाना है तो 1 एकड़ में उसका थरहा तैयार किया जाएगा और उसके बाद 22 से 25 दिन के पश्चात उसको खेत में उसकी रोपाई की जाएगी। तो ये सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें निंदा का नियंत्रण होता है और वीड का जो प्रकोप है वो कम होता है, उत्पादन अच्छा मिलता है, ज़मीन पोली हो जाती है और पर्याप्त मात्रा में पौध से पौध की दूरी और कतार से कतार की दूरी मेंटेन रहती है। इसीलिए कण से काफ़ी निकलते हैं और रोगी पौधे हैं वो खेत से बाहर ही रुक जाते हैं। स्वस्थ जो पौधे हैं जिसे सीडलिंग्स कहते हैं उनको ही खेत में लगाया जाता है। इसका उत्पादन भरपूर मिलता है और अगर ऐसी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करें तो किसान भाई लोग
6 टन प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक भी उत्पादन ले सकते हैं। बात अब आथे संगवारी हो धान के खेती में पानी बहुत लागथे, सरग ले पानी गिरबेच करथे, लेकिन बेरा कुबेर ऐसे आथे कि जब पानी के जरूरत रही हमला धान में तो पानी गिरे नहीं सरग ले, तब का करे जाए, हमला अपन खुद के व्यवस्था करेल पड़ही। और वो जल सिंचाई करना है, पानी के प्रबंध करना है, तो कौन सा तरीका से हमें सिंचाई करन, और पानी नहीं है तो हम कैसे प्रबंध करबो, पानी बचाना भी है। तो बहुत से ऐसे बात है संगवारी हो। तो जल प्रबंधन के विषय में का बतावत है हमारे विशेषज्ञ महोदय है, आओ देखाओ। जल का उपयोग काफ़ी मात्रा में होता है। चना एवं गेहूं की तुलना में ज़्यादा इनको पानी की आवश्यकता होती है और हमेशा खेत में थोड़ा थोड़ा पानी रहना चाहिए। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पिछले 15 दिन के पश्चात पानी बरसा है, तो इस स्थिति में हमको, जैसे कि अभी पानी गिरा है और यदि जैसे ही खेत में थोड़ा सा पानी भरता है तो किसान भाई लोगों को इसकी अवधि 30 दिन की आसपास जैसे ही होती है तुरंत अपने को ब्यासी करना है ताकि पानी खेत में रुका रहे। और जिन किसान भाइयों के खेत में पानी की कमी है और हल्का पानी है या बस गीला हुआ है तो उसमें यूरिया का छिड़काव कर दें। साथ ही थोड़ा बहुत उसमें पोटास और जो डीएपी है किसान भाई लोग जो बाद में न डाल पाए हों तो वो अभी डाल सकते हैं। और अन्यथा यूरिया का छिड़काव तो करना ही है, क्योंकि 40% जो यदि हम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दे रहे हैं तो 40% बुआई के समय दिए हैं, तो अभी कम से कम 30% आपको जो यूरिया है नाइट्रोजन है उसका छिड़काव आपको अभी करना है। साथ ही इसमें निंदा का नियंत्रण आपको करना है। यदि जैसे ये उपयुक्त समय है अभी निंदा के नियंत्रण का, इसके लिए आप खरपतवार नाशक रसायन है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है बिसपायरिबैक सोडियम, जो कि 25 से 30 दिन बुआई के पश्चात इसका उपयोग किया जाता है। यह सेलेक्टिव मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, निंदानाशक है, और यह चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को तो मारता ही है, साथ ही साथ यह सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का भी नष्ट करता है। और ये बाज़ार में विभिन्न नामों से आता है। इसका टेक्निकल नेम बिसपायरिबैक सोडियम है। वर्तमान में यह बाज़ार में नामनी गोल्ड जो कि पीआई इंडस्ट्रीज़ है उसका आता है, या एडोरा है बायर का है, ऐसे अन्य नामों से आता है। ग्रीन लेवल है जो मतलब ये कई प्रकार के उत्पाद के रूप में ये आता है। इसका रासायनिक नाम वैसे तो बिसपायरिबैक सोडियम है। और इसको आपको 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। और दवा की मात्रा आपको 100 ml प्रति एकड़ लेना है। साथ उसमें 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से दवा को अच्छी तरह से इस फ्लैट फैन नोजल स्प्रेयर के माध्यम से आपको छिड़काव करना है। संगवारी हो, बहुत अच्छा बात ल बतावत है हमारे विशेषज्ञ महोदय है। उन्नत किस्म के धान के खेती करना है, वो बेरा भी धान के खेती के चलत है। संगवारी हो, चर्चा भी और जारी रही। बेरा हो गए एक ठन विराम के, और विराम में देखो आप मन ये संदेश ला। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर।
आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। संगवारी हो, ये तो रही संदेश। अब चलन कृषि दर्शन कार्यक्रम में अवैया उ बात हावे धान के उन्नत खेती के बारे में चर्चा करत हन। अब बात आथे संगवारी हो कि धान में पोषक तत्व के, ओकर आहार के यानी खाद के प्रबंधन के हमन परंपरागत रूप से खेती करथन। तो बहुत से किसान मन थोक बहुत पूछे पाछे नहीं संगवारी हो, हमन जिसे जानकारी लेथन तब पता चलते। लेकिन यदि वैज्ञानिक विधि से खेती करत हो तो थोक बहुत हमला पूछ परख लेना चाहिए कि मैं इसी से धान लगाए होगा तो का खातू कचरा डारेल पड़ी। अपन मन से थोड़ा सा खेती में थोड़ा सा नुकसान हो सकत है। तो ये कहान संगवारी हो कि उन्नत खाद देना है, अच्छा आहार देना है, पोषक तत्व तो बढ़िया होना चाहिए। तो बहुत से बात के ध्यान हमला देल पड़ी। और का बात के ध्यान देल पड़ी, दीपक चंद्राकर जी आप मतलब बतावा थे संगवारी हो, आप मन देखो। धान में जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में अगर यदि हम बात करें तो धान में नाइट्रोजन, स्फूर एवं पोटास 100-60-40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। और स्फूर एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा नाइट्रोजन की मात्रा 3 से 4 भागों में टुकड़े कर करके दी जाती है। यदि हम बुआई के समय 40% दे रहे हैं तो बच गया 60%, उसको 2 भागों में तोड़ के डालना है। और साथ ही साथ इसमें हमें एजोस्पिरिलम एक जैव उर्वरक है, इसको हम डालें। फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB बोलते हैं, ये इसको डालें 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। या रोपा की यदि हम बात करें
मचाई वाले खेतों के लिए तो हम नीलहरित शैवाल या नीलहरित काई जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग भी 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। यह नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है एवं भूमि को उपलब्धता बढ़ाता है। ये एक बायो फर्टिलाइज़र है, ये इको फ्रेंडली भी है। तो पोषक तत्व तो इस तरह से का प्रबंधन अपन कर सकते हैं। धान की खेती में कीट बीमारियों का प्रकोप मौसम के ख़राब होने पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। और जैसे ही धान की फसल 25 से 30 दिन के अवधि की होती है तो सर्वप्रथम इनमें तना छेदक का प्रकोप होता है। तना छेदक के प्रकोप के लिए उनको रोकने के लिए हमें क्लोरपायरीफास 1.5 से 2 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के अपने को छिड़काव करना है और संपूर्ण पौधे पे छिड़काव करना है। और यह इसको कम से कम 15 से 20 दिन पश्चात तुरंत रिपीट करना है ताकि तना छेदक का प्रकोप कम हो सके। साथ ही साथ जब पौधा 40 से 45 दिन का होता है तो और मौसम जैसे ही ख़राब होता है तो उस समय पत्ती मोड़क या लीफ फोल्डर एक कीट है जो कि पत्तियों के हरेपन जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं उसको खा के उसमें अंडे देती है इल्ली, और उसके बाद फिर उसके लार्वा उत्पन्न करते हैं और वह डैमेज करते हैं। तो इस तरह से ये डैमेज करता है पत्तियों को, आपस में 2-3 पत्तियों को मोड़कर उसके क्लोरोफिल वाले हरे भाग को खाकर। तो इनके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको मिलाना है एवं छिड़काव करना है। इसके पश्चात फिर अन्य अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर बीच में ऐसी कोई दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाद में भूरा माहू का प्रकोप हो सकता है तो भूरा माहू के प्रकोप के निराकरण के लिए इमिडाक्लोप्रिड एक दवा होती है। इसका उपयोग हम 1 से 1.5 ml दवा लेना है और प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपन छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे अपने को निजात मिल सकती है। अब बात आती है कि धान लुवाई है, ओकर कटाई है, छटाई है और संगे संग जिसे हमने भंडारण भी करना रही संगवारी हो तो ओकर भी हम भंडारण कैसे करन अवैया बेरा बर जब बीजा रखना है तब। तो ये सब बात के जानकारी हमारे विशेषज्ञ मन बताते ओला आप मन ध्यान से देखो सुनो ताकि आप मतलब भविष्य में काम आ सके। तो आवो संगवारी हो कटाई छटाई यानी लुवाई और भंडारण के विषय में का कहा थे हमारे विशेषज्ञ है देखो। धान पकने की अवस्था जब खेत से अपने को जैसी हमको लगे कि बालियाँ झुक गई हैं और संपूर्ण बालियाँ पक गई है तो हमें सिंचाई या तो बंद कर देना है या तो फिर जो खेत में जो पानी है उसको हमको बाहर निकालना है। तो कटाई के 15 से 20 दिन पूर्व खेत के पानी को बाहर निकालना है और उसके पश्चात हमें संपूर्ण रूप से जिसे हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी बोलते हैं उस अवस्था में धान की कटाई करते हैं ताकि दाने पोचे ना आए और अंतिम छोर तक जहाँ से बालियाँ निकलनी शुरू होती है जो शुरुआती है वहाँ पे पकना चाहिए ताकि अपने को इसका रेट अच्छा मिले। एवं कटाई करने के बहुत से तरीके हैं जैसे कि आप कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से भी आप कटाई कर सकते हैं या लेबर के द्वारा भी ठेका पद्धति से जो आजकल ग्रामीण अंचल में प्रचलित है वैसी कटाई कर सकते हैं। और जब हम भंडारण की बात करें तो उचित नमी की अवस्था में ही भंडारण करना है और आपको 8 से 9% जब नमी की मात्रा हो तभी आपको बीजों का भंडारण करना है। एवं बाकी जो इसके अलावा है किसान भाई उसको अच्छी तरह से सुखा लें और समय समय पर मार्केट की स्थिति के अनुसार आप मंडी में इसको बेच सकते हैं। खरीफ की फसल को तो छत्तीसगढ़ शासन 2500 रुपये प्रति क्विंटल 15 क्विंटल तक प्रति एकड़ की दर से खरीद रही हैं। तो उसके बाद जो भी प्रोड्यूस किसान भाइयों का बचता है तो उसको एकदम से न विक्रय कर मंडी में यदि रुक के थोड़ा सा मंडी की सिचुएशन को भांप कर अगर करें
तो शायद उन्हें अच्छी अपने उपज की अच्छी मूल्य प्राप्त हो सकती है। तो किसान भाई ये बात का ध्यान रखें। संगी हो, धान के खेती करत करत मनखे है जब गुनगुनाथे वही ददरिया कहे जाथे। तो इसने मनोरंजन फिर हो जाए हमारे कार्यक्रम में। तो कैसे हो जाए संगवारी हो, ये गीत संगीत ला आप मन सुनाओ देखो। ये युग के लइका मन का पोथी बांटत है, चूह के खुशियार हो गए। जी खांधम बैठे वही लायाज काटत है, मन के होशियार हो गए, चूह के खुशियार हो गए। ये युग के लइका मन का पोथी बांटत है, चूह के खुशियार हो गए। खांदम बैठे उही लायाज काटत है, मन के खुशियार हो गए, चूह के खुशियार हो गए। सतीमान बेच के बटोरे बंगला का, सतीमान बेच के बटोरे बंगला का। 2 दिन के जिंदगी अतिक अत्याचार। तो संगवारी हो, अवैया बेरा फिर आप मन संग गोट बात करे बार आबो। तब तक अपन ये संगवारी देवा विदा। जय जोहार, राम राम।